दोस्तों इस वाली वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली के बारे में। यानी कि जब आप एक मोनोपोली को क्रिएट करने देते हो तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी को उसका नुकसान नहीं होता, सोसाइटी को उसका नुकसान होता है। और सोसाइटी को जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। यानी कि एक तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी को मोनोपोली का नुकसान झेलना पड़ता है। इस वाली वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मोनोपोली क्रिएट होने का नुकसान क्या है। यानी कि आपको, मुझको, सरकार को, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को मोनोपोली क्रिएट होने का क्या नुकसान होता है, जिसको कि हम सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली या डेड वेट लॉस ऑफ मोनोपोली के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं। और सभी में ये कोर्स या सभी में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी कोर्सेज को हम अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम आपको समझाने वाले हैं सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन में एलोकेटिव एफिशिएंसी मौजूद होती है, जिसकी वजह से इस केस में किसी भी तरीके की सोशल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो मैक्सिमम होता है। कंपटीशन के केस में एलोकेटिव एफिशिएंसी पाई जाती है, उसको अब एक बार हम दोबारा समझा देते हैं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन के केस में मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में नहीं समझा रहे हैं हम आपको इसको। परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस डिसाइड होता है। तो इस केस में ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। और क्योंकि इस केस में प्राइस जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, इसीलिए इस वाली कंडीशन में एफिशिएंसी पाई जाती है। इसको हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको समझा रखा है। लेकिन मोनोपोली के केस में इस तरीके से नहीं होता, बल्कि मोनोपोली के केस में हमेशा प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होने का मतलब यह है कि फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है। यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो प्रोडक्शन कर सकती है, उसकी वजह से कम प्रोडक्शन करती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चार्ज करना है। और इसकी वजह से कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। यानी कि डेड वेट लॉस क्या है एक बार हम पढ़ लेते हैं। डेड वेट लॉस और वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली ड्यू टू मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट सोल्ड। यानी कि वो कम से कम सामान बेचता है, यानी कि जितना सामान मोनोपोली क्रिएट कर सकता है उतना नहीं करता, बल्कि उससे कम क्रिएट करता है। इसी की वजह से सोसाइटी में कंज्यूमर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। देयर इज अ नेट लॉस ऑफ वेल बीइंग बिकॉज ऑफ मोनोपोली प्रोड्यूस इनएफिशिएंटी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जो मोनोपोली जिस लेवल पे आउटपुट कर सकता है उससे कम आउटपुट करता है। अच्छा, तो यही रहेगा कि पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम डायग्राम से समझें और फिर हम इस डेफिनेशन पे दोबारा वापस आ जाएं। मैं आपको बता देता हूं कि हम इस डायग्राम को समझाएंगे, दो तरीके से समझाएंगे। पहला, वो कंडीशन जहां पर हमारी जो कॉस्ट है वो अंडर दी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, और दूसरी जो कॉस्ट है वो हमारी डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हो सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, नॉट डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है। देखिए, बहुत आराम से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम समझा रहे हैं आपको सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। यानी कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन ही आपके लिए बेटर है। मोनोपोली अगर मार्केट में आ गया तो नुकसान ही रहेगा, फायदा कभी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, सबसे पहले कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री लेके चल रहे हैं। हमने माना कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जो कि टेक्निकल भाषा में डिमांड कर्व भी होता है, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और हमारी जो कॉस्ट है वो ये वाली है, यानी कि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में होते, यहां पे मैं देखा, यहां पे मैं आपको एक कंपैरिजन भी करके दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए हम परफेक्ट कंपटीशन में होते तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की वजह से एसी और एमसी बराबर है। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। तो इस केस में 1 2 3 ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3,
क्योंकि इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस होता नहीं, इसलिए टोटल सरप्लस होता 1 2 3। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली के केस में इस तरीके से हमारी एमआर हमने ड्रॉ कर लिया, जो कि हमने ड्रॉ करना ही था। इस केस में इक्विलिब्रियम जो होता है वो ये वाला होता है, जहां पर एमसी एमआर को बराबर है। यानी कि इस केस में आप देख सकते हो कि एमसी जो है वो एमआर के बराबर है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका होता ईएम, यानी कि फर्म कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती क्यूएम, और इस केस में जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो ज्यादा चार्ज किया जाता पीएम के बराबर। यानी कि अब अगर हम बात करें तो मोनोपोली के केस में कंज्यूमर सरप्लस का एरिया केवल 1 है, जबकि प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया 2 है, और इस केस में जो टोटल सरप्लस हो रही है वो 1 और 2 हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि अब प्रोड्यूसर को ये वाला हिस्से की सरप्लस उसे मिल रही है, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा उसको प्राइस मिल रहा है, जबकि कंज्यूमर की सरप्लस केवल एरिया 1 है। अगर हम नेट चेंज की बात करें तो इसमें एरिया 2 का लॉस हुआ है, एरिया 3 का लॉस हुआ है। इस वाली कंडीशन में एरिया 2 का गेन हुआ है, और अल्टीमेटली हम बात करेंगे तो एरिया 3 का लॉस हुआ है। तो जो एरिया 3 का लॉस हुआ है इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे तो 1/2 दिस इज द हाइट इनटू बेस। अगर आपको इस वाली वैल्यू के बारे में पता हो और इस वाले के बारे में पता हो तो आप कंज्यूमर डेड वेट लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल हम कराने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम आगे बताएंगे। यानी कि अगर कभी आपको न्यूमेरिकली डेड वेट लॉस कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास परफेक्ट कंपटीशन में कितना प्राइस होगा वो हो, मोनोपोली में कितना प्राइस होगा वो होना चाहिए, क्वांटिटी मोनोपोली की कितनी होगी वो होनी चाहिए, और आपकी कॉस्ट कितनी होगी वो पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपको ये चारों इंफॉर्मेशन पता है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आपकी मार्जिनल, आपकी जो डेड वेट लॉस है। अगर हम इसी टॉपिक को करें और टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती, यानी कि ऐसा केस जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उस केस में डेड वेट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा AR है जो कि डिमांड कर्व है हमारा, और ये हमारा MR है जो कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब मार्जिनल कॉस्ट को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में होगे तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होगा जिसको आप बोल रहे हो EC, और इस केस में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो इतनी प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोल रहे हैं QC, और प्राइस जो चार्ज किया जाएगा वो ये वाला प्राइस चार्ज किया जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं PC। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्वांटिटी आपको क्लियर है। अब इस केस में अगर हम बात करें, मैं इस लाइन को हटा रहा हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। इस केस में ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, ये वाला एरिया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था। मैं एरिया का नाम दे देता हूं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने नाम दे दिए। तो अगर हम बात करें, अगर हम होते परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में होती तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना होता? कंज्यूमर सरप्लस कितना होता है एक बार आप देख लीजिए। कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया 1 2 3, और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होता? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है एरिया 4 और 5, और टोटल सरप्लस कितना होता? टोटल सरप्लस होता है एरिया 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन हम हैं तो मोनोपोली में, और मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC MR बराबर हो, दिस इज, यानी कि ये हमारा MR है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हुआ है वो ये वाला हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं QM, और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? QM, और प्राइस कितना चार्ज किया जा रहा है? प्राइस चार्ज किया जा रहा है PM। देखिए बात वही है। अब इस केस में कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो केवल अब अगर हम मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली की केस में कंज्यूमर सरप्लस एरिया 1 है, क्योंकि पहले उसको मिल रहा था एरिया 1 2 3, क्योंकि वो प्राइस दे रहा था PC कंज्यूमर।
अब क्योंकि वो प्राइस पीएम दे रहा है इसलिए कंज्यूमर को केवल एरिया 1 मिलेगा, यानी कि जो नेट चेंज हुआ है कंज्यूमर के नजरिए से वो हुआ है, लॉस हुआ है उसको 2 का और लॉस हुआ है 3 का, यानी कि ये हिस्सा जो है ये कंज्यूमर का लॉस है टू एरिया 2, ये एरिया 2 कंज्यूमर का लॉस है और ये एरिया 3 ये कंज्यूमर का लॉस है, ये लॉस ऑफ कंज्यूमर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो पहले प्रोड्यूसर को मिल रहा था एरिया 4 और अब उसको मिल रहा है एरिया 4 के साथ साथ एरिया 2, यानी कि उसको 5 का तो लॉस हुआ है लेकिन 2 का गेन हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस, ये है लॉस ऑफ कंज्यूमर और गेन ऑफ प्रोड्यूसर, इसलिए इस एरिया को तो कैंसिल कर दो, लेकिन लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है ये वाला एरिया का, यानी कि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो 1, 4 और 2 मिल रहा है, यानी कि अब जो मिल रहा है ओवरऑल वो है 1, 2 और 4। इसका मतलब जो लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, एरिया लॉस हुआ है 3 का और लॉस हुआ है 2 का, और इसी को बोलते हैं डेड वेट लॉस, यानी कि इसको और इसको जोड़ दें तो इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। डेड वेट लॉस का कंसेप्ट ये है कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में काम करोगे तो परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो सम है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन मोनोपोली के केस में जहां सिंगल सेलर होता है, मोनोपोली हमेशा कम क्वांटिटी सेल आउट करने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट कंपटीशन के बराबर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो उसको मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही सामान बेचना पड़ेगा, यानी कि अगर वो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो उसको इतना ही प्राइस मिलेगा। लेकिन वो चाहता है मोनोपोली कि उसको ज्यादा प्राइस मिले, ज्यादा प्राइस मिलने के लिए वो कम लेवल पे प्रोडक्शन करेगा और कम लेवल पे प्रोडक्शन करने की वजह से वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर को लॉस होता है, प्रोड्यूसर को फायदा होता है, लेकिन लॉस ऑफ कंज्यूमर एरिया बड़ा होता है और प्रोड्यूसर का जो गेन होता है वो कम होता है और अल्टीमेटली इकोनॉमी को डेड वेट लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम इतना ही करा लें, इसमें हम 2 न्यूमेरिकल और आगे कंटिन्यू कराएंगे।